आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। केंद्र सरकार ने लगभग 3.5 दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की है। नई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब 10+2 का जो स्कूली फॉर्मेट था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और 5+3+3+4 फॉर्मेट लागू किया गया है। क्या है ये फॉर्मेट, आगे बात करेंगे। इसी तरह अब तक जो एमफिल का कोर्स किया जाता था वो बंद कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स अब मास्टर्स डिग्री के बाद या 4 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी एनआरएफ की स्थापना की जाएगी और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव गुणा भाग यानी बुनियादी गणित पर जोर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, मंत्रालय का नाम है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस तरह के बहुत से प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी में रखे गए हैं। क्या मायने हैं इसके और कितनी कारगर होगी ये नीति, इसके लिए हमने बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में अध्यापन कर रहे डॉक्टर नवनीत शर्मा से। डॉक्टर नवनीत शर्मा के शिक्षा संबंधी लेख हिंदी अंग्रेजी के तमाम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और नई शिक्षा नीति पर वो तब से लिख पढ़ रहे हैं जब से इसका पहला ड्राफ्ट आया था। तो डॉक्टर नवनीत शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज तक रेडियो की इस खास पेशकश में। नमस्कार डॉक्टर नवनीत, मेरा सवाल ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी कैबिनेट ने दी है और जिसे अब देश में लागू करने की योजना बन रही है, उसको आप पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर कोई भी चिंतन या मनन अगर इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो वो हमेशा ही स्वागत योग्य है। और ये जो कैबिनेट ने हाल ही में इस नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये वो तमाम चिंताओं का उल्लेख करती है, हमारे सरोकार को इंगित करती है और ये बताती है कि बतौर राज्य और बतौर राष्ट्र हम इस देश की शिक्षा को लेकर और इस देश में लोग कैसे शिक्षित हों और किस तरह से वो पढ़ें और उन्हें कैसे पढ़ाया जाए, इसको लेकर एक चिंता है, एक व्यापक चिंता है। और ये चिंता बहुत स्वागत योग्य है कि ये सरकार के स्तर पर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि भाई शिक्षा के मसौदे को एक राष्ट्रीय प्रारूप दिया जाए, एक इस तरह से नीति निर्मित हो। ये तो शिक्षा विमर्श के लिए भी और शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी बड़ा सराहनीय प्रयास है। जी, तो शिक्षा नीति तो पहले भी थी, 1986 की अगर आप एजुकेशन पॉलिसी को लें वो भी थी, तो क्या वो पॉलिसी प्रासंगिक नहीं रहती थी इसलिए इस पॉलिसी को लाया गया, या फिर ये शासन या फिर सत्ता के द्वारा उठाया गया कोई ऐसा कदम है जिसे वो अपने अनुसार लागू करना चाहती थी? नहीं, देखिए, आपके सवाल में दो पहलू हैं, मैं दोनों पहलुओं को अलग अलग कर इस पे एक बात कहने की कोशिश करता हूँ। जी, देखिए, कोई भी नीति एक समय के बाद एक नई नूतनता की मांग करती है। कोई भी नीति ऐसी नहीं हो सकती है कि जो शाश्वत हो जाए। और शिक्षा जैसे विषय को लेकर खास तौर पर देखिए, ज्ञान के भंडार में जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, जिस तरह से ज्ञान में रोज बरोज वृद्धि हो रही है, उस पर अगर आप उम्मीद करें कि आज से 3.5 दशक पहले जो शिक्षा नीति बनी रही होगी वही कारगर रहेगी, तो ये शिक्षा की अपनी व्यापक समझ के लिए भी बहुत आशा व्यक्त करने वाला नहीं है। तो शिक्षा नीति प्रासंगिक रही या नहीं रही का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ज्ञान जिस तरह से फैलता है, बनता है, खोजा जाता है, तो उसी तरह उसके हस्तांतरण और उसके पढ़ाए जाने के तौर तरीके, उसके लिए किस तरह की संस्थाएं बने, किस तरह के शोध कराए जाए, ये तो एक लंबा अंतराल मैं कहूँगा कि 3.5 दशक हमने इंतजार किया एक नई शिक्षा नीति बनाने के लिए, जबकि शायद ये काम थोड़ा और पहले हो जाना चाहिए था। आप ये देखें कि इसी शिक्षा नीति का मसौदा जब पहले
आया था तो लगभग 3-4 साल से ये लटक रहा है मामला। मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ डॉक्टर शर्मा, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि 3 साल 4 साल के अंतराल से मतलब ये मसौदा लटका हुआ था, इसमें कुछ न कुछ संशोधन हो रहे थे लगातार, राष्ट्रीय स्तर पर आमंत्रित किए जा रहे थे विचार इसके प्रारूप को लेकर। तो कल जो फाइनल पॉलिसी सबके सामने आई है और उससे पहले के जो ड्राफ्ट है, मुझे उम्मीद है आपने वो ड्राफ्ट जरूर पढ़े होंगे। क्या उस ड्राफ्ट में और कल वाली पॉलिसी में क्या एक तो अंतर आपको नजर आए, और जिन बातों पर ऐतराज था क्या उनको दुरुस्त किया गया? देखिए, भारत जैसे विकसित देश में किसी भी राष्ट्रीय नीति के निर्माण में एक लंबी चौड़ी कवायद होती है। देखिए, इतने स्टेक होल्डर्स हैं शिक्षा को लेकर, अध्यापक, अभिभावक, छात्र, तमाम विश्वविद्यालय, स्कूल, कि आप अगर कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर एक सहमति या प्रस्ताव बनाना चाहते हैं, और भारत जैसे देश में जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा भौगोलिक फैलाव है, उसमें इस तरह की नीति निर्माण में देखिए समय तो लगता है। मैं समय को लेकर ज्यादा बात नहीं कहूंगा। और ये जो मसौदा जिसको लगभग 3 साल पहले हम लोगों को ये मिला और इस पर कई विश्वविद्यालयों में इस पर विमर्श होने लगे, तो वो मसौदा तो जो लगभग था वो लगभग 400 पन्ने का था। और वाजिब सी बात है, वो ड्राफ्ट जब कोई भी पॉलिसी के तौर पर, नीति के तौर पर पारित होता है तो वो केवल उसका मुलम्मा भर होता है, वो उसकी एक समरी भर होती है। और ये 60 पन्ने की लगभग पॉलिसी का जो कागज है, दस्तावेज है, हमारे सामने ये हुआ। और इनमें जिन सुधारों की बात की गई तो सरकार ने इसके लिए बहुत सारे सुझाव आमंत्रित किए, और जो ये सुझावों की संख्या अगर आप देखें तो 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए। मुझे नहीं लगता कि ये सभी सुझाव इसमें सम्मिलित किए गए होंगे। और ये जिस तरह से इस शिक्षा नीति को, अगर आप ये कहें तो प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक भौगोलिक सीमाएं अपनी तरह की शिक्षा नीति चाहते होंगे, तो जब उनमें आपसी सहमति बनाने का मामला रचा जाएगा तो कुछ क्षेत्रों में तो जरूर किसी न किसी को लगेगा कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है या ये वाली बात नहीं मानी गई है। तो इस मामले को लेकर खैर एक राष्ट्रीय विमर्श पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि देश की राजनीतिक और तमाम आर्थिक और फिलहाल ये जो कोरोना महामारी के संक्रमण के दौरान जब हम गुजरे तो शिक्षा तो दूसरे दर्जे के विमर्श पर चली गई, उस पर उतना गहन विमर्श नहीं हो पाया। और इस तरह से ये जो कमेटी का जो प्रस्ताव था जो के कस्तूरी रंगन साहब ने बनाया था, उसी प्रस्ताव को बुनियाद बनाकर ये नीति रची गई है। ठीक, अब पॉलिसी के कुछ जो चीजें उसमें दी गई हैं उन पर आते हैं। जैसे 10+2 की जगह 5+3+3+4 की बात इस पे की गई है। मैं जानना चाहता हूँ इससे क्या वाकई में छात्रों पर, शिक्षा के स्तर पर और छात्रों और टीचर्स पर पड़ने वाले दबाव पर क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, शिक्षा तो वैसे ही एक दबाव का मामला है। शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में आप और हम जो करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति के जो अपने विश्वास हैं या जो उसके अवलोकन की क्षमता है, उनको एक संरचनात्मक तौर तरीकों से उसे नए अनुभव करने का हम प्रसंग उपलब्ध कराएं, शायद ये शिक्षा है। तो वो तो देखिए, अब आप इस क्रम में इसको जोड़कर देखें कि जो पहले 10+2+3 का जो हमारा मामला था शिक्षा को लेकर, जो कोठारी आयोग ने सुझाया था, और उसके बाद अब हम इस शिक्षा नीति में उसे बदलकर 5+3+3=4 कर रहे हैं। देखिए, एक तो मामला आपको इसमें फौरी तौर पर दिखाई देगा कि जो 10+2+3 था उसमें स्नातक स्तर तक की पढ़ाई का मामला निहित था, पर ये 5+3+3+4 जो है ये केवल 12वीं तक की पढ़ाई की बात करता है ना। ये केवल 12 साल की पढ़ाई की बात कर रहा है और अन्य 3 सालों की पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। तो जो शुरू के 5 साल है उसमें तो 3 वर्ष आंगनवाड़ी के हैं और 2 साल पहली और दूसरी कक्षा के लिए। जो अगला तीसरा जो 3 है, 5+3 का जो 3 है, उसमें तीसरी से 5वीं तक की पढ़ाई होगी।
ठीक। और फिर अगले 3 में 6वीं से 8वीं, और जो जमात 4 वाला है उसमें 2 खंड है, एक 9वीं 10वीं की पढ़ाई और 11वीं 12वीं की पढ़ाई। परीक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें आप छंटनी और मेरिट जैसे काम करते हैं ना। भाई आगे कौन पढ़ेगा, तो वो पहली राज्य परीक्षा जो है वो 3री कक्षा में होगी। ये कहा गया कि 3री 5वीं और 8वीं में राज्य परीक्षाएं होंगी, और 10वीं और 12वीं में तो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, जो वो राष्ट्रीय बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो होंगी। क्या देखें कि 3री कक्षा के बच्चों को पहली राजकीय परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, तो शायद वो 3री कक्षा का बच्चा ही फेल और पास जैसी अवधारणाओं से दो हाथ 3री कक्षा में ही करने लगेगा। तो ये ज्यादा परीक्षा केंद्रित मुझे लगता है। तो जिस दबाव को, जिस बोझ को आप कम करने की बात कर रहे थे, तो इससे तो वो होगा नहीं, इससे तो वो बढ़ेगा ही जब बच्चा ज्यादा परीक्षा केंद्रित हो जाएगा। अब देखिए एक दबाव और इस शिक्षा नीति ने अन्य तरीके से लिया है। वो कह रहे हैं कि हम साहब 21वीं सदी की शिक्षा देंगे। 21वीं सदी की शिक्षा में जिस तरह के आप आलोचनात्मक चिंतन की और अवलोकन की और शोध की परंपरा को विद्यार्थियों में लाना चाह रहे हैं, और 21वीं सदी का अध्यापक कैसा होगा, 21वीं सदी का स्कूल कैसा होगा, और इसके साथ ही आप इस बात को जोड़कर देखें उस विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के साथ 3री और 4थी दुनिया के देश वो कुशल कामगार उपलब्ध कराएंगे जिनके पास ये तमाम तरह के कौशल होंगे। इन कौशलों को देने के लिए और उसके आधार पर कामगार अगर बनाना चाहते हैं तो आपको एक और जटिल छंटनी की प्रक्रिया को अपनाना, वो दबाव 21वीं सदी का भी शिक्षा नीति पर दिखाई देता है। और हालांकि ये अपने प्रस्ताव में लिखती है कि 21वीं सदी का ये भारत की पहली शिक्षा नीति है, तो कुछ ज्यादा गंभीर उद्देश्य अपने साथ शिक्षा नीति लेकर चल रही है, तो उसका दबाव तो दिखाई देगा ही। सर अगले सवाल पर आते हैं, ये है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात इसमें की गई है कि भाई आपकी अगर शादी बीच में होती है और आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो आप अगर छोड़ भी दें या फिर किसी और कारणवश आप पढ़ाई छोड़ भी दें, तो 1 साल अगर आप पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा और 3रे साल में आपको डिग्री मिलेगी। मेरा सवाल इससे नहीं जुड़ा है कि सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। मेरी चिंता ये है कि नई शिक्षा नीति में आपने ये तो दे दिया कि 1 साल 2 साल 3 साल की अलग अलग चीजें आपको मिल जाएंगी। क्या उसके हिसाब से आगे आपको रोजगार उपलब्ध उसी तरीके से हो पाएगा कि 1 साल के सर्टिफिकेट पे आपको भैया ये रोजगार मिल सकता है, 2 साल पे ये मिल सकता है, और जो 3 साल में मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। तो क्या इसको आपने रोजगार केंद्रित करने की कोशिश की इस नीति के तहत? देखिए, पहली तो मुझे आपत्ति इस बात की है कि और जो इस नीति में भी आपको कई बार दिखाई देता है, एक शब्द जिसे बहुत शिद्दत से इस्तेमाल किया जाता है सरकार और राज्य द्वारा, और वो कहते हैं ड्रॉप आउट, कि बच्चे छोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़ता नहीं है। ये पूरी व्यवस्था इस तरह से बनती है कि उन्हें उस शिक्षा के क्रम से बाहर धकेल दिया जाता है। तो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करते हैं, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। देखिए, किसी भी तरह का दबाव हो, चाहे वो आर्थिक दबाव हो, चाहे वो सामाजिक दबाव हो, ये बच्चों को एलिमिनेट करते हैं। कोई भी बच्चा, देखिए बड़ी पुरानी सी संभावना है और समझ भी है कि हर कोई लाट साहब बनना चाहता है। तो हर कोई लाट साहब बनना चाहता है, तो हर कोई अपना बीए पूरा करना चाहता है। अगर वो पहले साल के बाद निकल रहा है या दूसरे साल के बाद निकल रहा है, तो वो उसका ड्रॉप आउट नहीं है। कुछ तो मजबूरियां होंगी ना कि वो उन्हें बीच में छोड़ कर जा रहा है। वो उसकी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी हो सकती हैं, पर अधिकतर ये व्यक्तिगत परेशानियां भी उन्हीं सामाजिक मनोदशाओं से निर्मित होती हैं जिनके चलते उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती। ठीक है, मैं चाहूंगा आप सवाल की तरफ हम आए। ड्रॉप आउट की बात है, वो आपकी बात एकदम ठीक है, उस पर अलग से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, अब जो इन्होंने मसौदे में कहा है कि 1 साल के बाद आप छोड़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल के बाद आप छोड़ेंगे तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3रे साल के बाद छोड़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। देखिए, नौकरियां
तो वैसे ही अपने आप में बहुत कम संख्या में। और अगर आप जिन्हें नौकरियां जिस श्रेणी में रखकर गिनना चाह रहे हैं, अगर वो सरकारी नौकरियां हैं तो उनका मामला अलग है। पर अगर आप देखें निजी क्षेत्रों में जिस तरह से ज्यादातर नौकरियों के उपलब्ध होने का मामला है, तो वो निजी क्षेत्रों की नौकरियां हम किस तरह के कामगार, मतलब अगर हम टर्शरी सेक्टर के, हम तृतीय क्षेत्र के लोगों के, मतलब हम हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म या इस तरह के टर्शरी सेक्टर के लिए एक लेबर फोर्स तैयार करना चाहते हैं, तो शायद वो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा जैसी चीजें भी काम करेंगी। पर जिन्हें नौकरियां, जिस तरह से हम नौकरियों को परिभाषित करते रहे हैं और उनके लिए जो न्यूनतम अर्हताएं हैं, चाहे वो स्नातक होना या 12वीं होना, वो तो आप ये देखिए कि वो 13वीं कक्षा पास करके और 14वीं कक्षा पास करके नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। तो उसके लिए तो आपको पूरी 15 कक्षा पास करनी पड़ेगी या 12 कक्षा पास करनी पड़ेगी। और जिस तरह से ये एक आर्थिक दबाव पूरी दुनिया में है और जिस तरह से टर्शरी सेक्टर के लिए एक लेबर फोर्स तैयार करने की जिम्मेवारी, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन गोल्स के तहत भी समझते हैं, तो उसमें टर्शरी सेक्टर में तो नौकरियों की वो वैसी परिभाषाएं है नहीं कि जहाँ पर आपकी न्यूनतम योग्यता 15वीं या 12वीं हो। तो वहाँ 13वीं 14वीं के बाद भी मतलब आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। पर समस्या यही है कि वो रोजगार के अवसर है कितनी संख्या। ठीक है, लेकिन शिक्षा का जिस उद्देश्य से आप चलना चाहते हैं, सरकार चलना चाहती है और चाहती है कि भाई शिक्षा का लेवल जो है वो बढ़े भारत में, तो उसके हिसाब से आपको शिक्षा पर खर्च भी करना पड़ेगा। अब जब जीडीपी के आप 6% खर्च करने की बात अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करते हैं, लेकिन आप शिक्षा के बजट की जब बात कर रहे हैं वो लगातार घट रहा है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि लगातार घट रहे बजट के सामने आप 6% जीडीपी का लक्ष्य रखते हैं, क्या ये आपको लगता है संभव हो सकेगा? ये तो 1966 में और उसके बाद जो 1968 में रिपोर्ट आई कोठारी आयोग को लेकर, ये 6% तो तब कहा गया था और वो कहे भी आज 5 दशक लगभग बीतने को आए, तो हम लोग तो उस 6% तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि ये शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा पर किए जाने वाला खर्च दोगुना कर देना चाहिए कम से कम, और पर वो होता हुआ दिखेगा। देखिए, हमारे राष्ट्र की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो तय करेगी कि हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च उस पर हो। देखिए, मतलब अब अगर आप हालिया उदाहरण भी लें तो कोरोना जैसी महामारी फैलने के बावजूद ये बहुत कम संभावनाएं बनती हैं कि स्वास्थ्य को लेकर हमारा जो जीडीपी का कुल खर्च है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा जी। तो उसी तरह वो शिक्षा को भी लेकर नहीं है, क्योंकि शिक्षा जो है उस तरह की प्रायोरिटीज में नहीं आता है कि आप उसे उस पर इतना खर्च करें। अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखें तो शिक्षा पर कुल खर्च होने वाला जो प्रतिशत है वो सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3% है। तो अभी तो वो मामला बहुत जब बढ़ता है तो 4% तक पहुंच जाता है। अब आप इन 4% में भी देखें, और ये नीति भी अपने आप में कहती है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो संस्था बने हुए हैं उन्हीं के रखरखाव, अध्यापकों के वेतन, स्कॉलरशिप इत्यादि में खर्च हो जाता है। तो शोध के लिए बमुश्किल 0.69% मतलब 0.69% हम लोग शोध और विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। जबकि अगर आप इसी की तुलना और अन्य देशों से करें तो चीन में लगभग 2.5% है, अमेरिका में लगभग 2.25% है, कोरिया में तो ये दक्षिण कोरिया में लगभग 4% है। ठीक है, मेरा एक सवाल मातृभाषा को लेकर भी है, क्योंकि डॉक्टर शर्मा काफी ज्यादा इस पे विवाद रहा त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर, और जब इसका ड्राफ्ट भी आया था तब भी खासकर भाषा को लेकर काफी ज्यादा आवाजें उठ रही थी। मेरा पूछना ये है कि 1 से 5 तक आप कह रहे हैं मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आपकी मातृभाषा में मैं फिर वही रोजगार की तरफ लौटूंगा और शिक्षा के बड़े स्तर की तरफ लौटूंगा कि आप जब बड़े लेवल पे आते हैं आपकी मातृभाषा में रोजगार नहीं है। संविधान की 22 भाषाएं हैं अनुसूची में, लेकिन उन 22 भाषाओं में रोजगार उपलब्ध नहीं है, आपको एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की तरफ जाना पड़ता है। तो 1 से 5 तक की कक्षा में मातृभाषा को तरजीह देना, क्या ये केवल अपनी भाषा के प्रति एक सम्मान के भाव से इसको लिया गया फैसला है या फिर इसके क्षेत्रीय संतुलन साधने के कारण है?
देखिए, एक जो सबसे इसमें सुखद बात होती है इस पूरे मसौदे में नई शिक्षा नीति को लेकर, उसमें यह है कि संविधान का हवाला जो दिया गया है बहुत कम दिया गया है। संवैधानिक मूल्यों को लेकर क्या बात है, उस पर अगर प्रश्न हो तो अलग बात है, पर संविधान का जो हवाला दिया गया है वो भाषा और भाषा शिक्षण को लेकर दिया गया जी। इसमें कहा गया कि साहब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें 3 भाषा सूत्र है, उसको संविधान के हवाले से बढ़ाने की बात कही गई जी। पहली बात तो मैं उस विमर्श में भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जिसे हम मातृभाषा कहते हैं या मादरी जबान कहते हैं, तो हिंदुस्तान में तो जिस तरह का पितृसत्तात्मक समाज है, वहाँ वैसे ही औरतों के पास न जबान है और न जुबान, तो उसे मदर्स टंग कहना बहुत ठीक बात नहीं है। और शायद ये नीति भी कहीं कहीं उसे प्रथम भाषा और घर की भाषा कहकर वो बात कह रही है जी। पर जो सवाल आपने कहा कि प्रथम भाषा और घर की भाषा में पढ़ाना, तो इसको लेकर भी विमर्श के कई आयाम हैं। जैसे एक विरोध इसका इस बात को लेकर है जो आप कह ही रहे हैं कि भाई आप पढ़ाएंगे मातृभाषा में या घर की भाषा में या प्रथम भाषा में, और आपकी प्रतियोगिता होगी अंग्रेजी में या हिंदी में, तो वो बच्चा जो शुरू से 5वीं तक पढ़ा है वो तो उस प्रतियोगिता के दौर में पिछड़ जाएगा। अब सारी प्रतियोगिताएं तो सब मातृभाषाओं में या पहली जबान में नहीं हो सकती, और वो जब प्रतियोगिता के दौर में आएगा बच्चा तो उसे एक अलग तरह की कठिनाई होगी। और फिर 3 भाषाओं को पढ़ना, देखिए वो अपने आप में ये बात ठीक है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर कि बच्चा कम उम्र में भाषाएं तेजी से पकड़ता है, पर आप ध्यान दें तो इस मसौदे में ये कहा गया है कि कुछ क्लासिकल भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। और ये तो खैर दावा ही है इस नीति का कि संस्कृत जो है वो हर स्तर पर पढ़ाई जाएगी, और इसके साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम, आप आश्चर्यजनक रूप से देखेंगे कि फारसी का भी उल्लेख है इसमें, पर उर्दू का उल्लेख नहीं है जी। और बांग्ला का उल्लेख नहीं है, जबकि उर्दू और बांग्ला ऐसी 2 प्रमुख भाषाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर या किसी एजेंडा के तहत ये दोनों भाषाएं छूट गई हैं या छोड़ दी गई हैं इस मसौदे में, पर वो हमें उन्हें भी सम्मिलित करने की जरूरत है। और आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने विदेशी भाषाएं भी पढ़ाने की बात की, तो उनमें कोरियन, जापानीज, जर्मन, चाइनीज, इंग्लिश, ये तमाम भाषाएं हैं, पर अरबिक, उर्दू और बांग्लादेश में जो हमारा सबसे पड़ोसी देशों में, तो वहाँ की भाषाएं गायब है। तो भाषा को लेकर जो जोर दिया गया है वो 3 भाषाएं पढ़ना, मतलब एक उसकी अपनी भाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी। तो इन 3 भाषाओं के क्रम में ही उस बच्चे को, और देखिए बहुत सारे विषयों के साथ तो ये जटिलता है कि वो विषय उन भाषाओं में उपलब्ध नहीं होंगे। आपके पास विज्ञान की मानक किताबें नहीं उपलब्ध होंगी बहुत सारी भाषाओं में। मेरा एक अंतिम सवाल ये कि 2030 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लक्ष्य है कि एनरोलमेंट जो है भारत में 100% कर दे, कितना संभव है? बहुत सारे महत्वाकांक्षी दस्तावेज शिक्षा को लेकर हिंदुस्तान में पहले भी बने। इस दस्तावेज में आप देखिए 6 पन्ने तक तो उन्होंने बहुत सारे एब्रीविएशंस दिए हों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनेगा। मतलब आप देखें तो इस मसौदे में लगभग 25 ऐसी नई संस्थाओं के बनने का प्रस्ताव है, और ये सारे प्रस्ताव किस तरह से काम करेंगे या ज्यादा जोगी मत उजाड़ वाली स्थिति दोबारा लौट कर आएगी, तो और क्या इसके लिए वो वित्तीय आवंटन हो पाएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। और एक जो बात है कि 2030 तक आप जिस भारत का ढांचा खींचना चाहते हैं, मैं केवल एक अंतिम बात, आप इस पूरे 60 पन्ने के मसौदे को पढ़ें तो इसमें केवल 2-3 जगह गिनती से संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख होता है, पर बहुत सारे ऐसे संवैधानिक मूल्य हैं जिनसे गुरेज रखा गया है, चाहे फिर वो समाजवाद रहा हो या धर्मनिरपेक्षता रहा हो। तो भारतीय गणराज्य की अपनी एक जिम्मेदारी इन दोनों उद्देश्यों को भी लेकर है, जो उसके शिक्षा विमर्श में झलकनी चाहिए। वो सबको साथ लेकर चलने का जो मामला है
उसको सबका साथ सबका विकास जैसा अगर जो मामला है तो उसमें वो सब परिलक्षित होना चाहिए। ठीक। पर 2030 और एक अंतिम बात और कि इस नीति को अगर आप पढ़ें तो इसमें बहुत सारी टाइमलाइंस हैं कि 2020 तक ये होगा, 2022 तक ये होगा, 2025 तक ये हो जाएगा, 2028 तक ये हो जाएगा, 30 तक ये होगा, 40 तक ये होगा। तो आप देखें कि बहुत ही उसको काल खंडों में बांट कर उद्देश्यों को रचा गया है। और हमने ये देखा है कि इस तरह से जब भी नीतियां बनी हैं वो बहुत एक सशंका उत्पन्न करती हैं कि क्या ये वाकई धरातल तक पहुंचेंगी भी या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन शर्मा हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।